नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन गुप्ता स्वागत करता हूं आज फिर आप लोगों का हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म एमएसडी लक्ष्य में। तो दोस्तों, मेरा पिछला वीडियो था एक बहुत ही महत्वपूर्ण सम्मान, दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित सम्मान नोबेल अवार्ड के लिए। और आज मैं आप लोगों को उसी प्रकार एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है लीग ऑफ नेशन, राष्ट्र संघ। क्या है ये राष्ट्र संघ? लीग ऑफ नेशन कैसे बना, क्यों बना और क्यों ये असफल हो गया, और अगर असफल हो गया तो इसके बाद क्या हुआ, ये सारी घटनाएं आज आपको मेरे द्वारा बताई जाएंगी। तो शुरू करते हैं हम लीग ऑफ नेशन का इतिहास। तो लीग ऑफ नेशन, जैसा कि आप ये शाइन देख रहे हैं, जब ये लीग ऑफ नेशन बना था तो इसका लोगो ऐसा ही कुछ बनाया गया था जो कि 1919 में बना था। तो लीग ऑफ नेशन की अगर हम चर्चा करें, जैसे हम कहते हैं राष्ट्र संघ, लीग ऑफ नेशन क्या है, इसके उद्देश्य क्या है, इसके अंग क्या थे और ये क्यों असफल हो गया, ये सभी बातों पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, राष्ट्र संघ की जो स्थापना हुई थी पेरिस शांति सम्मेलन, पेरिस शांति सम्मेलन जो कि 1919 में हुआ था। पेरिस शांति सम्मेलन 1919 में जो हुआ, ये था क्या, ये क्यों हुआ, इसके बारे में भी जानना एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है ये। देखिए दोस्तों, आपको पता होगा कि जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध, ये प्रथम विश्व युद्ध जो कि 1914 से 1918 तक चला, ये पहला विश्व युद्ध ही इस सारी घटनाओं की जड़ है। क्या है ये प्रथम विश्व युद्ध, क्यों हुआ, यहीं से कहानी शुरू होती है लीग ऑफ नेशन की, या यूं कहें कि पेरिस शांति सम्मेलन की, जो कि 1919 में हुआ। ये फैक्ट क्वेश्चन भी है दोस्तों, पेरिस शांति सम्मेलन 1919। दोस्तों हुआ ये कि जो ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था 1914 से 1918 के बीच में, इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पर अमेरिका के राष्ट्रपति थे कौन? अमेरिका के राष्ट्रपति थे वुडरो विल्सन। क्या नाम था इनका? वुडरो विल्सन। मैंने शॉर्ट में यहां पर लिखा हुआ है, लेकिन नाम क्या था इनका? वुडरो विल्सन। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पर अमेरिका के ये राष्ट्रपति थे, प्रेसिडेंट थे। दोस्तों, ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था, ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में मैं आपको कुछ बताऊं, फिर उसके बाद हम पेरिस शांति सम्मेलन पर चर्चा करेंगे। पेरिस शांति सम्मेलन, ये सम्मेलन हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कारण। देखिए दोस्तों, यहां पर 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चला। ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब स्टार्ट हुआ था, जब ये चल रहा था, तब इसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर नहीं कहा जाता था, तब ऐसा कोई नाम नहीं था। लेकिन ये युद्ध एक बहुत व्यापक युद्ध था, इसलिए दुनिया में इसे एक महान युद्ध या ग्लोबल वॉर इसे नाम दिया गया, या उस समय इसे ग्लोबल वॉर कहा गया। ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर दो गुटों में हुआ था। एक गुट जिसे कहते हैं मित्र राष्ट्र, और दूसरा जिसे कहते हैं अपन केंद्रीय शक्तियां, मतलब सेंट्रल पावर, और दूसरा है आपका मित्र राष्ट्र। इन मित्र राष्ट्र और सेंट्रल पावर के बीच में ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था। ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब हुआ, इसके हम कारण देख लेते हैं कि पहला ये वर्ल्ड वॉर हुआ एक्चुअल में क्यों। दोस्तों, ये जो आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है, जैसा कि मैंने बताया, इसमें एक ग्रुप था मित्र राष्ट्रों का। इस मित्र राष्ट्र के ग्रुप में फ्रांस, ब्रिटेन, इटली, जापान, रोमानिया, रूस जैसे ये बड़े देश, जो आपके मित्र राष्ट्र, एक ग्रुप था। दूसरा ग्रुप था आपका सेंट्रल पावर, केंद्रीय शक्ति। इस ग्रुप में जो सबसे अहम किरदार था, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, बुल्गारिया, तुर्की, तुर्की जिसे उस समय ऑटोमन साम्राज्य कहा जाता था, तुर्क साम्राज्य। ये दो गुट थे जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जिनके बीच युद्ध चला। आगे चलकर इस वर्ल्ड वॉर में अमेरिका भी शामिल हुआ। यूएसए जो कि शुरू में शामिल नहीं था, ये आगे चल करके 1917 में शामिल हुआ, और ये मित्र देशों के ग्रुप में शामिल हुआ। ये शामिल क्यों हुआ था, इसका कोई लेना देना तो था नहीं, लेकिन हुआ ये कि 1917 में
अमेरिका का एक जहाज था जिसका नाम था लूसीतानिया। जहाज का नाम याद रखिएगा, कभी कभार एग्जाम में ऐसे उटपटांग फैक्ट पूछ लेता है। लूसीतानिया जहाज, ये अमेरिकी जहाज था। इस जहाज को जर्मनी ने डुबो दिया था। इस जहाज में तकरीबन 1200 लोग थे, इसमें कई अमेरिकी थे। और कई अमेरिकियों के मरने के कारण अमेरिका इस घटना से काफी ज्यादा दुखी और गुस्सा हो गया। और इसके बाद अमेरिका ने जर्मनी को चेतावनी भी दी कि भैया आगे से ऐसा बिल्कुल मत करना, लेकिन जर्मनी काहे को माने। जर्मनी ने, लगभग बात है मार्च 1917 के आसपास की, जब ये चेतावनी दी गई अमेरिका के द्वारा जर्मनी को ऐसा दोबारा ना करने की, जर्मनी ने नहीं माना और मार्च में चेतावनी दी। और चेतावनी के जस्ट बाद 6 अप्रैल 1917 को 6 अप्रैल 1917 को 5 अमेरिकी व्यापारिक जहाजों को भी जर्मनी ने डुबो दिया। बहुत ही दुखद और बहुत ही खतरनाक घटना हुई। अमेरिका इतना तेज गुस्साया, खौरियाया कि पूछो मत दोस्तों। और इसी वजह से अमेरिका ने जर्मनी पर कार्यवाही कर दी, आक्रमण कर दी और ये मित्र देशों के साथ शामिल हो गया। जी हां, अमेरिका के शामिल होने का रीजन यही था। और अमेरिका कब शामिल हुआ? तो अमेरिका शामिल हुआ 1917 में। अब देखिए, मैं आपको यहां पर बताऊं कि ये वर्ल्ड वॉर जो हुई, ये वर्ल्ड वॉर के तो कई कारण थे। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो बहुत सारे कारण थे, लेकिन इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का तात्कालिक कारण क्या था? अचानक ऐसा क्या हो गया कि ये वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया? इसका एक छोटा सा घटनाक्रम है जिसे हम कहते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के तात्कालिक कारण में। इसका सबसे तात्कालिक कारण था ऑस्ट्रेलिया नहीं, सॉरी यहां पर गलत लिख गया है, ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ऑस्ट्रिया है। ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया के राजकुमार थे जिनका नाम था आर्क ड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड। आर्क ड्यूक ये सर्बिया गए हुए थे और सर्बिया जब गए थे घूमने के लिए तो 28 जुलाई 1914 को सर्बिया के किसी एक नागरिक ने सर्बिया में ही इनकी हत्या कर दी। और जैसे इनकी हत्या की गई तो इसका आरोप ऑस्ट्रिया ने लगाया कि सर्बिया ने इनकी हत्या करवाई। और इस छोटी सी घटना या इस हत्या की घटना ने एक वर्ल्ड वॉर को जन्म दे दिया। जी हाँ, इस वर्ल्ड वॉर के स्टार्ट होने का कारण क्या था? ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या, जो कि कहां हुई थी? सर्बिया में हुई थी। आगे अगर देखें हम कि इसके आगे के कारणों में बात करें, अब देखिए हुआ क्या कि जो जर्मनी था, जर्मनी ऑस्ट्रिया की रक्षा के लिए युद्ध में प्रवेश कर गया। हुआ ये कि ऑस्ट्रिया ने यहां पर युद्ध की घोषणा की फर्डिनेंड की हत्या की वजह से। और जो जर्मनी था, ये जर्मनी ऑस्ट्रिया के साथ शामिल हो गया। तो अब देखिए धीरे धीरे ये गुट बनने लगेंगे। गुट स्टार्ट ये से हुआ कि जर्मनी ने ऑस्ट्रिया के साथ जो है समर्थन दे दिया। और इसी प्रकार से जैसे गुट बनने लगा तो आगे चल करके, क्योंकि बाकी के जो देश थे धीरे धीरे वो भी इस युद्ध में शामिल होने लगे। और जहां पर कहीं गुट बनने लगे तो जाहिर सी बात है ये वॉर वर्ल्ड वॉर में कन्वर्ट हो ही जाएगा। दुनिया में कई देशों ने इस पर जो है एंट्री ली और इसीलिए इसे ग्लोबल वॉर भी कहा गया, वैश्विक युद्ध, महान युद्ध। अब देखिए आगे क्या हुआ। तुर्की, जिसे उस समय ऑटोमन एम्पायर कहा जाता था, तो तुर्की और बुल्गारिया, जर्मनी और इटली, तुर्की और बुल्गारिया, जर्मनी और इटली, ये लोग साथ मिल गए। और हुआ ये कि जो ऑस्ट्रिया था, ऑस्ट्रिया के चुंगल से इटली का जो क्षेत्र था, ऑस्ट्रिया के चुंगल से इटली का क्षेत्र पुनर्प्राप्त करने के लिए 13 गठबंधन बन गया। एक्चुअली हुआ ये क्या था कि जो ऑस्ट्रिया था, ऑस्ट्रिया के पास इटली का काफी क्षेत्र था
तो ऑस्ट्रिया से वो क्षेत्र जो है छिनने लगा और इसी वजह से आगे चल करके ये 3 गठबंधनों में कन्वर्ट हो गए, ये 3 ग्रुप बन गए स्टार्टिंग जब हुई। तो एक तुर्की बुल्गारिया, जर्मनी इटली और तीसरा कौन सा, इटली वाला हिस्सा। ये 3 वजहों से यहां पर वर्ल्ड वॉर में एक ट्रायल कहना चाहिए, एक अलाइंस बन गया, एक गठबंधन बन गया इस वर्ल्ड वॉर के कारण। आगे बात करते हैं, जब ये वर्ल्ड वॉर चला तो 1914 से 1918 तक चला ये वर्ल्ड वॉर, और जैसे ही वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो अब इस वर्ल्ड वॉर को खत्म करने के लिए यहां 1919 में पेरिस में एक सम्मेलन हुआ। यह सम्मेलन क्या है, कैसे हुआ, इसकी भी एक अच्छी स्टोरी है। पहला विश्व युद्ध जिसमें जर्मनी एवं उसके सहयोगी देश, कौन कौन से इसके सहयोगी देश थे, ऑस्ट्रिया, तुर्की, हंगरी, ये सब जो देश थे जो आपके केंद्रीय शक्तियां कहलाती थी, इनका ग्रुप क्या था, केंद्रीय शक्ति, सेंट्रल पावर। इन देशों की फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हार हुई, पराजय हुई, और इस युद्ध का अंत पेरिस शांति सम्मेलन के साथ हुआ, जिसमें पराजित राष्ट्रों के साथ समझौते के रूप में 5 संधियां की गई। तो दोस्तों, जब ये पहला विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो इस युद्ध को समाप्त करने के लिए पेरिस में एक संधि आयोजित की गई, और इस संधि को करवाने में सबसे अहम भूमिका निभाई थी अमेरिका। जी हां, अमेरिका के राष्ट्रपति थे वुडरो विल्सन। और इस युद्ध के बाद एक शांति सम्मेलन बुलाया गया पेरिस में 1919 में, और इस सम्मेलन में 5 संधियां हुई पराजित राष्ट्रों के साथ। संधियों का मतलब समझते ही हैं आप लोग, संधि का मतलब एक समझौता कि आपको हमें क्या करना पड़ेगा, हर्जाना देना पड़ेगा, और हम जो बोलेंगे वो आपको अब करना पड़ेगा। तो पेरिस शांति सम्मेलन 1919 में हुआ और पराजित राष्ट्रों के साथ 5 संधियां हुई। पेरिस शांति सम्मेलन की व्यवस्थाओं के फलस्वरूप यूरोप में 7 राष्ट्रों का निर्माण हुआ। यूरोप में जब ये संधि हुई तो जो यूरोप था, यूरोप महाद्वीप, यहां पर 7 नए राष्ट्रों का निर्माण हुआ, एक ग्रुप बनाया, ऐसा समझ लीजिए आप, 7 बड़े राष्ट्रों का निर्माण हुआ। इसके साथ पेरिस सम्मेलन में मित्र राष्ट्रों और पराजित राष्ट्र का मतलब है क्या, केंद्रीय शक्ति वाले, इनके मध्य 5 संधियां हुई। जैसा कि मैंने बताया कि पराजित राष्ट्रों के साथ 5 संधियां हुई। आइए हम देखते हैं कि 5 संधियां थी कौन सी। पांच संधियां, पहली 28 जून 1919 ये थी जर्मनी के साथ वर्साई की संधि। इन 5 संधियों में सबसे महत्वपूर्ण संधि थी वर्साई की संधि। तो ये वर्साई की संधि जो हुई, ये आपके फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद पेरिस शांति सम्मेलन के साथ हुई। ये वर्साई की संधि बहुत ही महत्वपूर्ण संधि है, ये इसके बारे में अभी भी अपन विस्तार से जानेंगे। दूसरी है ऑस्ट्रिया के साथ सेंट जर्मन की संधि। तीसरी संधि है बुल्गारिया के साथ न्यूली की संधि। सेंट जर्मन की संधि हुई ऑस्ट्रिया के साथ, बुल्गारिया की संधि बुल्गारिया के साथ न्यूली की संधि। जून 1920 हंगरी के साथ ट्रियानो की संधि, और 5वीं संधि है टर्की ऑटोमन अंपायर के साथ, जिसका नाम है शेव्र की संधि, ट्रीटी ऑफ शेव्र। तो यहां पर 5 ट्रीटी हुई, 5 संधियां हुई। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट रही वर्साई की संधि, जो यही वर्साई की संधि सेकेंड वर्ल्ड वॉर का कारण भी बनेगी। तो देखिए वर्साई की संधि क्या है, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। वर्साई की संधि जून 1919, पहला विश्व युद्ध
पहला विश्व युद्ध जैसे ही समाप्त हुआ तो यूरोप में शांति की स्थापना के उद्देश्य से ही इस वर्साई की संधि को लाया गया था। ये वर्साई की संधि, ये मित्र राष्ट्र का मतलब जो विजेता देश थे, उन देशों ने जर्मनी के साथ ये संधि की थी, जो कि एक महत्वपूर्ण संधि थी। ये संधि पूर्ण रूप से मित्र राष्ट्रों के हित के संवर्धन और जर्मनी हितों के बलिदान पर आधारित थी। ये कहना चाहिए कि ये संधि पूरी तरह से जो मित्र राष्ट्र थे उनके संवर्धन, उनके विकास, उनके फेवर में थी और जर्मनी पर बहुत सारे जो है रेस्ट्रिक्शंस लगाने वाली संधि थी। जर्मनी के विकास, जर्मनी को आगे बढ़ने से रोकने की संधि थी वर्साई की संधि। यह जो वर्साई की संधि है, इस संधि को निम्नलिखित कारणों से शांति के आज्ञा पत्र के रूप में देखा जा सकता है। शांति का आज्ञा पत्र, उस समय तो हम कह सकते हैं कि वर्साई की संधि एक शांति के लिए लाई गई, लेकिन ये जो वर्साई की संधि थी इतनी खतरनाक साबित हो गई कि ये अशांति, भयावह अशांति लेके आएगी, है ना, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के रूप में। तो ये क्या है? ये एक शांति का आज्ञा पत्र। इस वर्साई की संधि में पहला क्या पॉइंट था कि जर्मनी को निशस्त्रीकरण हेतु बाध्य किया गया। इसका मतलब यह है कि जर्मनी अपने हथियारों को कम करेगा, अपने हथियारों को नष्ट करेगा, कोई नए हथियार वगैरह ऐसे कोई डेवलप नहीं करेगा। यह पहला पॉइंट कहा गया। इस संधि के तहत जर्मनी की जो सेना थी, उस जर्मनी की सेना अधिकतम से अधिकतम 1 लाख तय कर दी गई। कहा गया कि जर्मनी 1 लाख से ज्यादा अपने पास सेना नहीं रखेगा, उसको अपनी सुरक्षा के लिए 1 लाख से ज्यादा सैनिक रखने की आवश्यकता, मतलब सैनिक नहीं रखेंगे। ये सब रिस्ट्रिक्शंस रख रहे हैं वर्साई की संधि में। इस संधि में जर्मनी के अधिकार क्षेत्रों में जो मित्र राष्ट्र थे, मित्र राष्ट्रों के अधीन करने का प्रावधान लिया गया। मतलब इसके अधिकार, जर्मनी ने जिन क्षेत्रों पर अधिकार किया था, कब्जा करके रखा था, उन क्षेत्रों को मित्र राष्ट्रों के अधीन कर दिया गया। मतलब उनसे जो भी आर्थिक लाभ होगा वो लाभ अब किसके पास जाएगा? मित्र राष्ट्रों के पास जाएगा। इसके बाद प्रशांत महासागर के क्षेत्र में जो भी छोटे छोटे द्वीप थे, अफ्रीका में जर्मनी के जो भी उपनिवेश थे, इन सभी को मित्र राष्ट्रों के संरक्षण में रख दिया गया। उनका मालिक कौन? मित्र राष्ट्र। जर्मनी के हाथ से ये भी चले गए। बहुत बुरा हुआ जर्मनी के साथ। जर्मनी और उसके सहयोगी देशों को, सहयोगी देश का मतलब जो भी सेंट्रल पावर कंट्रीज थी, इनको युद्ध शुरू करने का ही इन्हीं लोगों को दोषी ठहराया गया कि यह युद्ध तुम लोगों के कारण हुआ है, ये तबाही तुम लोग के कारण हुई है, ऐसा जो है आरोप सिद्ध कर दिया गया। इसी के साथ यूरोप में इस युद्ध में मित्र राष्ट्रों की क्षति की भरपाई करने के लिए, मतलब इस युद्ध में मित्र राष्ट्र, इनको जो भी आर्थिक नुकसान हुआ, इसकी क्षति की भरपाई करने के लिए जर्मनी को क्षतिपूर्ति का दायित्व सौंपा गया कि पूरा हर्जाना तुम भरोगे। इसके लिए क्या किया गया? हर्जाने की वसूली के लिए जर्मनी के जितने भी लोहे और कोयला के भंडार क्षेत्र थे, तो इन क्षेत्रों का भरपूर उपयोग युद्ध के टाइम पर जर्मनी ने किया था। बहुत उपयोग, बहुत धन कमाया, बहुत अपने ऊपर इसने जो है आर्थिक रूप से इसका यूज किया था। और इसी वजह से क्षतिपूर्ति के हर्जाने के रूप में, इसी आधार पर लोहे और कोयले की जो खदानें थी, जो माइंस थी, इन खानों से समृद्ध जर्मनी का एक क्षेत्र था, सार क्षेत्र, जो कोयले के लिए जाना जाता है, स्पेशली लोहे और कोयले के लिए। ये सार क्षेत्र आगामी 15 वर्षों के लिए फ्रांस को दे दिया गया। मतलब इस पर जो भी आर्थिक लाभ होगा, जो भी करना होगा, वो फ्रांस करेगा। यह है वर्साई की संधि, और इस वर्साई की संधि को शांति के आज्ञा पत्र के रूप में कहा गया। यह शांति जो आगे चल के तबाही मचाने वाली है, क्योंकि इतना किसी को आप प्रताड़ित करोगे तो कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर उसके अंदर आग तो भरी रहेगी ना, और वो आग क्या होगी? ज्वालामुखी के रूप में फटने वाली है दोस्तों।
तो देखते हैं आगे क्या हुआ, ये ज्वालामुखी कैसे फटेगा। दोस्तों, ये जो वर्साई की संधि हुई, ये वर्साई की संधि, इसमें जो एक कानून जो लाया गया, इसमें प्रथम 26 धाराओं में, इसकी जो स्टार्टिंग के जो 26 सेक्शन थे, इन 26 धाराओं में राष्ट्र संघ के को बनाने पर चर्चा की गई। राष्ट्र संघ को एक्सप्लेन किया गया कि वैश्विक शांति के लिए एक संगठन तैयार किया जाएगा और उस संगठन को क्या नाम दिया गया, राष्ट्र संघ। उसका एक्सप्लेनेशन इस वर्साई की संधि की प्रथम 26 धाराओं में किया गया। 1920 में राष्ट्र संघ ने अपना वैधानिक स्वरूप प्राप्त किया। मतलब वैधानिक का मतलब होता है कि सर्वसम्मति, मतलब यहां पर सभी देशों ने इसको स्वीकृत किया, सिग्नेचर किया, मान्यता दी, तब ये वैधानिक कहलाता है। तो ये अपना वैधानिक स्वरूप प्राप्त किया। वर्साई की संधि पर शुरू में, स्टार्टिंग में 32 देशों ने हस्ताक्षर किया। ये कह सकते हैं कि ये 32 देश इस लीग ऑफ नेशन के, इस राष्ट्र संघ के फाउंडर मेंबर कितने कहलाएंगे, 32। इसे कुछ मैं आपको महत्वपूर्ण जानकारियां दे दूं कुछ राष्ट्र संघ के बारे में। राष्ट्र संघ, ये जो राष्ट्र संघ है, इस राष्ट्र संघ का मुख्यालय बनाया गया जिनेवा, जो कि कहां है, स्विट्जरलैंड में। इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज क्या रखी गई, इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज रखी गई अंग्रेजी, फ्रांसीसी और स्पेनिश। इसकी स्थापना कब हुई, राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी 10 जनवरी 1920। इसके संस्थापक हम किसको बोलेंगे, वुडरो विल्सन। वुडरो विल्सन ने काफी अहम योगदान इस राष्ट्र संघ को बनाने में दिया है। इसके बारे में भी अपन जानेंगे कि क्या योगदान दिया है इन्होंने। आगे चल करके इसमें 58 देश शामिल हुए और ये जो आपका राष्ट्र संघ है, इस राष्ट्र संघ का ये क्या हो गया, बहुत बड़ा हो गया ये। यस, ये जो राष्ट्र संघ है, इस राष्ट्र संघ का समझौता ये कहां हुआ था दोस्तों। ये राष्ट्र संघ का समझौता, जैसा कि मैंने बताया आपको कि 1919 में पेरिस शांति सम्मेलन हुआ था और उसी के अंतर्गत राष्ट्र संघ बनाने का निर्णय लिया गया, वर्साई की संधि के अंतर्गत। तो ये इसका समझौता पेरिस शांति सम्मेलन 1919 के अंतर्गत हुआ और इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य था वैश्विक शांति और विवाद को निपटाना। अर्थात हर एक मुद्दे को बातचीत के माध्यम से निपटाया जाए, क्योंकि हर समस्या का समाधान लाठी डंडा चलाना नहीं होता है। अगर ऐसे लाठी डंडा चलाएंगे तो ना तुम बचोगे ना हम बचेंगे, सब तबाह हो जाएंगे। इसलिए इसका उद्देश्य था वैश्विक शांति को बनाए रखना। राष्ट्र संघ था क्या, देखिए वही बात मैंने आपको बताई कि राष्ट्र संघ का जो उद्देश्य था ये क्या था कि अंतरराष्ट्रीय विवादों को बातचीत के जरिए हल करना, शस्त्रों की होड़ में कमी लाना, मतलब शस्त्रों को ज्यादा डेवलप नहीं करना, हमें क्या करना है, निशस्त्रीकरण को बढ़ावा देना है ना। जिससे अगर सब लोग हथियार बना लेंगे, न्यूक्लियर वेपन बना लेंगे, अच्छे हथियार बना लेंगे, तो कहीं ना कहीं क्या तबाही तो मचेगी। तो इसका मतलब ये था उद्देश्य कि हमें शस्त्रों की होड़ में कमी करना है, दुनिया को बड़े बड़े युद्धों और ऐसे संकटों से बचाना है। और इसी काम के लिए, इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए पेरिस समझौता हुआ और इस पेरिस समझौते के अंतर्गत राष्ट्र संघ का गठन किया गया। इसकी स्थापना के पीछे सबसे अहम योगदान था अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन। दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन के चलते ही ये राष्ट्र संघ बन पाया, यह शांति समझौता हो पाया। बहुत जद्दोजहद प्रयास किया दोस्तों इन्होंने इस समस्या से निपटने के लिए। राष्ट्र संघ को बनाने के लिए विल्सन ने क्या किया, वुडरो विल्सन ने क्या किया, यहां पर इन्होंने एक 14 सूत्री मसौदा, एक प्रोजेक्ट तैयार किया और 1918 में पहला विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद, जैसे ही वर्ल्ड वॉर 1914 से 18 तक चला, 18 में समाप्ति के बाद, इस युद्ध की समाप्ति के बाद शांति की स्थापना को बनाए रखने के लिए, कायम करने के लिए इन्होंने एक वैश्विक मंच
की कल्पना की, मतलब एक दुनिया के ऐसे देशों को एक मंच पर लेकर आया जाए, सबको इकट्ठा बैठाया जाए, जिससे हर समस्या को बातों से सुलझाया जाए और आगे आने वाली समस्याओं को भी बातों से ही सुलझाया जाए। इसलिए इन्होंने ऐसा प्रयास किया कि सबको एक मंच पे लेकर आए और जो दो देशों के मध्य विवादों को आपसी झगड़े की बजाय मिल बैठकर बातचीत करके सुलझाया जाए, तो मिल बैठकर बातचीत करके मुद्दे को सुलझाया जाए, इसके लिए इन्होंने एक मंच को इनवाइट किया और अपने इस मंच में इन्होंने 14 सूत्री कार्यक्रम, 14 सूत्री मसौदा तैयार किया। और आगे चलकर हुआ ये कि 1918 दिसंबर माह में इन्होंने अपने 14 बिंदुओं के सुझाव, मतलब जो इन्होंने 14 सूत्रीय मसौदा तैयार किया था, इस 14 सूत्रीय मसौदे को लेकर वुड्रो विल्सन गए, कहां? पेरिस गए। और पेरिस जाने के बाद अगले 7 माह बाद एक मसौदा करके, एक एग्रीमेंट करके ये लौटे पेरिस से, एक एग्रीमेंट करके लौटे पेरिस से। और इस एग्रीमेंट जिससे लीग ऑफ नेशन को बनाने का विचार रखा गया, मतलब ये जो प्रोजेक्ट था इनका 14 सूत्री, इस प्रोजेक्ट का मेन मुद्दा था क्या? इसका मेन मुद्दा था लीग ऑफ नेशन को बनाना। और इसी प्रोजेक्ट पर ये शुरू से लेकर लास्ट तक लगे गए। इसी के लिए पेरिस सम्मेलन हुआ, इसी का मुद्दा, एक मेन मुद्दा था वर्साई की संधि। और फाइनली ये पेरिस गए, पेरिस में अपने प्रोजेक्ट को रखा और लीग ऑफ नेशन का जो है मुद्दा इसको उठाया गया। विल्सन, दोस्तों यहां पर विल्सन जो थे, इन्होंने लगातार 27 दिनों तक रेल यात्रा की, पूरे यूरोप में इन्होंने भ्रमण किया, सभी देशों को समझाया, बहुत जद्दोजहद किया, बहुत बीमार भी हो गए थे ये, जी हाँ बहुत बीमार हो गए थे, लेकिन अंततः ये तभी माने जब तक आपका लीग ऑफ नेशन नहीं बन पाया तब तक ये जो है हार नहीं माने। तो लीग ऑफ नेशन इन्होंने बना तो दिया, लेकिन ये लीग ऑफ नेशन जिसको बनाया अमेरिका ने, आगे चल करके अमेरिका ही इसमें शामिल नहीं हो पाएगा। वो खुद इस लीग ऑफ नेशन का मेंबर नहीं बना। क्यों नहीं बना ये भी मैं आपको बताता हूं। देखिए, मुद्दा ये था कि लीग ऑफ नेशन जब बनाया गया तो एक नियम रखा गया कि लीग ऑफ नेशन जब बनेगा और जब देश इसके मेंबर बनेंगे तो इसका एक नियम ये रखा गया कि जिस देश को लीग ऑफ नेशन का मेंबर बनना है उस देश की जो लेजिस्लेचर है, जो विधायिका है, जैसे हमारे देश में संसद, इस संसद की सहमति के बाद ही वो देश लीग ऑफ नेशन का मेंबर बन सकता है। यह नियम रखा गया। और जब यह प्रस्ताव, अमेरिका को लीग ऑफ नेशन में शामिल करने का प्रस्ताव अमेरिका की कांग्रेस, क्योंकि अमेरिका की संसद को कांग्रेस कहते हैं, वहां पर रखा गया, तो अमेरिका की कांग्रेस ने इसका समर्थन नहीं किया और इस प्रकार से अमेरिका, विल्सन के प्रयासों के चलते भी अमेरिका इस लीग ऑफ नेशन का मेंबर नहीं बन पाया। यही एक मेन रीजन था कि जिसने इसको बनाया, जिसने बनाने में इतनी जद्दोजहद की, वही इसका मेंबर नहीं बन पाया। बाकी लीग ऑफ नेशन का उद्देश्य क्या है वो मैं आपको बता चुका कि आपसी विवादों को सुलझाना और हर मुद्दे को बैठ करके बातचीत के माध्यम से सुलझाना, यही इसका उद्देश्य था। अब ये जो लीग ऑफ नेशन बना 10 जनवरी 1920, ये लीग ऑफ नेशन जब बनाया गया तो इसके काम करने के लिए कुछ विशेष रूप से अलग अलग अंग बनाए गए। राष्ट्र संघ, लीग ऑफ नेशन के प्रमुख रूप से 3 अंग बनाए गए, असेंबली, काउंसिल और सचिवालय। ये लीग ऑफ नेशन के 3 अंग हैं। इसके अलावा ये जो 3 संगठन मैंने बताए, 3 अंग बताए, इसके अलावा लीग ऑफ नेशन के 2 और स्वायत्त अंग थे। स्वायत्त का मतलब होता है जो अपने डिसीजन स्वयं लें, उन्हें क्या करना है, कैसे करना है, वो स्वयं डिसाइड करेंगे। तो इसके अलावा जो 2 और अंग बनाए गए, वो था एक अंतरराष्ट्रीय न्यायालय और दूसरा था अंतरराष्ट्रीय श्रमिक संगठन। तो जुडिशियरी मुद्दों को निपटाने के लिए ये
और श्रमिकों के हितों के लिए बनाया गया अंतरराष्ट्रीय श्रमिक संगठन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ये 2 ऑर्गेनाइजेशन और बनाए गए। इसके अलावा लीग ऑफ नेशन की स्थापना के उद्देश्य तो विश्व समुदाय के लिए अच्छे थे, लेकिन यह महाशक्तियों के असहयोग और मनमानी गतिविधियों के कारण मात्र एक औपचारिक संगठन ही नहीं बनकर रह गया। अपने उद्देश्यों में इसे सफलता नहीं मिली। दोस्तों, ये लीग ऑफ नेशन अपने उद्देश्यों में सफल क्यों नहीं हो पाया, क्यों असफल हुआ, इसका एक अभी मैं आपको मेन कारण बता रहा हूं, जो वो ये था कि ये लीग ऑफ नेशन में जो दुनिया के ताकतवर देश थे, जो महान देश थे, वो देश लीग ऑफ नेशन को भाव ही नहीं दे रहे थे। लीग ऑफ नेशन के जो नियम थे, इसको ये कड़ाई से मान ही नहीं रहे थे। ये कह रहे थे कि हम जो चाहेंगे वही होगा लीग ऑफ नेशन में। और अगर ऐसा करना है तो लीग ऑफ नेशन का बनाने का उद्देश्य क्या है कि आप जो चाहोगे वो वही होगा। भाई, लीग ऑफ नेशन का मतलब है कि सबके साथ समानता व्यवहार करना। अब हर बात को बातों से निपटाना है, तो बातों से निपटाने का मतलब ये थोड़ी ना कि जो तुम बोलोगे वही वही होगा। ये तो गलत है ना यार। तो यहां पर यही इस लीग ऑफ नेशन की असफलता का एक सबसे बड़ा कारण बनेगा। और दूसरा कारण यह भी कि अमेरिका इसका मेंबर नहीं बन पाया, क्योंकि इसके नियम कुछ ऐसे थे, और इस वजह से ये लीग ऑफ नेशन आगे चल करके असफल होगा। तो लीग ऑफ नेशन क्यों बना, कैसे बना, ये मैंने आपको बताया। इसके उद्देश्य क्या थे ये भी मैंने आपको बताया। अब हम जानते हैं लीग ऑफ नेशन के असफलता के कुछ प्रमुख कारण क्या थे। पेरिस शांति सम्मेलन की उपज के रूप में अंतरराष्ट्रीय संगठन विश्व शांति की स्थापना के लिए गठित किया गया। अंतरराष्ट्रीय संगठन जिसकी चर्चा की जा रही है, जिसका नाम है लीग ऑफ नेशन। इस लीग ऑफ नेशन की स्थापना की गई। इसकी स्थापना में सबसे अहम योगदान किसका था? अमेरिकी राष्ट्रपति जिनका नाम था वुडरो विल्सन। ये भी याद रखिए कि मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम यूएस प्रेसिडेंट कौन थे? वुडरो विल्सन। और इसकी असफलता का प्रमुख कारण था सदस्य राष्ट्रों द्वारा ही इस पर विश्वास नहीं किया जाना। मतलब जो इसके मेंबर थे वो खुद इस पर जो है ट्रस्ट नहीं करते थे कि लीग ऑफ नेशन हमारी समस्याओं को निपटा पाएगा कि नहीं निपटा पाएगा, है, जिस कारण ये एक मात्र केवल संगठन ही बनकर के रह गया। हालांकि लीग ऑफ नेशन की नींव अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा रखी गई थी, मगर यहां पर इनके द्वारा रखी गई थी, मगर अमेरिका जैसे प्रभावशाली देश का इसका सदस्य ना रहना, जैसे कि मैंने बताया कि अमेरिका ही इसका मेंबर नहीं बन पाया। क्यों नहीं बन पाया वो भी मैंने आपको बताया। इसकी असफलता का सबसे बड़ा कारण था क्योंकि अमेरिका इसका मेंबर नहीं बन पाया। इस वजह से राष्ट्र संघ एक दुर्बल संगठन बनकर रह गया। दुर्बल का मतलब जिसकी कोई वैल्यू नहीं, जिसको कोई सुनने वाला ही नहीं है। भैया बना के धर दियो लेकिन कोई बात ही नहीं मान रहा है इसको, है ना। इसलिए एक कमजोर संगठन बनकर रह गया, जो किसी भी तानाशाही राष्ट्र पर किसी भी तरह का प्रतिबंध नहीं लगा सका। मतलब जो अड़ियल देश थे वो उन अड़ियल देशों पर लीग ऑफ नेशन कोई कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा था। यही इसकी असफलता का एक कारण था। इसके अलावा और भी बहुत सारे कारण हैं। आरंभ में जर्मनी को इसका सदस्य बनाया गया। मतलब ये जो लीग ऑफ नेशन बना, शुरू में जर्मनी को इसका मेंबर भी बनाया गया था। लेकिन मैंने आपको बताया कि जो वर्साई की संधि हुई थी, वो वर्साई की संधि जर्मनी के लिए बहुत ही खतरनाक थी। जर्मनी बहुत ज्यादा अपमानित महसूस किया, बहुत ज्यादा उसको जो है विश्व में अपमानित किया गया, और जर्मनी इस अपमान का बदला भी लेना चाहता था। और इसी वजह से आगे चल करके वो राष्ट्र संघ को ईमानदारी से देखा जाए तो कोऑपरेट नहीं कर रहा था जर्मनी। तो इस वजह से जर्मनी ने कभी भी राष्ट्र संघ का साथ नहीं दिया। और तानाशाही शासक जो इसके बाद आए हिटलर इसने अपने अपमान का बदला लेने के लिए ताका था कि मुझे बदला लेना है, मैं छोड़ूंगा नहीं ऐसे देशों को। और इसी वजह से ये एक कारण ये भी है जो राष्ट्र संघ को असफल बनाता है। इसके अलावा
इटली, जैसे जैसे जर्मनी में हिटलर था वैसे इटली का शासक था मुसोलिनी। मुसोलिनी विश्व शांति के सिद्धांतों में यकीन नहीं रखता था। ये विश्व शांति के सिद्धांतों पर यकीन नहीं रखता था। साम्राज्यवाद क्या चाहिए, साम्राज्यवाद, ये भी दो वो भी दो ये भी दो, है ना, मतलब ये सब है। और जब ये भी दो वो भी दो सब मांगने लगोगे तो क्या सामने वाला जो है मूर्ख है क्या है, वो भी तो बोलेगा कि लो हम देते हैं अच्छे से। तो यही रीजन है कि ये विश्व शांति में यकीन नहीं रखता था। और इस कारण जर्मनी, इटली जैसे जो बड़े देश थे, जर्मनी तथा इटली जैसे जो बड़े देश, इस तरह के और भी देश थे, उनका सहयोग इस संगठन को नहीं मिल सका। और इसी वजह से एक कारण यह भी निकला राष्ट्र संघ के असफलता का। इसके बाद और कारणों की बात करें हम, ये सब इंपॉर्टेंट कारण है, आप ध्यान रखिएगा इन कारणों पर। इसके अलावा देखिए, ये जो संगठन है इसमें विश्व के सभी देशों को अपना सदस्य, मतलब ये जो लीग ऑफ नेशन बना, तो इस लीग ऑफ नेशन में विश्व के सभी देशों को ये अपना मेंबर बनाना चाहता था कि विश्व के सभी देश इससे जुड़े, इसके मेंबर बने। लेकिन हुआ ये कि मेंबर बनाना चाहता था ताकि सभी उनके बीच के जो विवाद हैं उन विवादों को शांतिपूर्वक बातचीत से निपटाया जा सके, इसलिए सबको अपना मेंबर बनाना चाहता था। लेकिन यहां पर हुआ यह कि मेंबर तो, एक तो पहली बात इसके मेंबर ही नहीं बने, और मेंबर ना बनने का रीजन क्या है, मेंबर ना बनने का रीजन है, मैंने आपको पॉलिसी बताया जिस वजह से अमेरिका इसका मेंबर नहीं बन पाया। तो ऐसे बहुत सारे देश थे जो इसके मेंबर नहीं बन पाए उसके उस पॉलिसी की वजह से। राष्ट्रसंघ का विचार बहुत अच्छा था कि हर मुद्दे को बातचीत से सुलझाया जाए, बैठ करके सुलझाया जाए, लेकिन ये उतना सफल नहीं हुआ क्योंकि इसमें सभी देश शामिल नहीं हुए। वही बात, सभी देश शामिल नहीं हुए, और इसके पास अपना कोई अपनी सैन्य व्यवस्था भी या कोई सैन्य ताकत नहीं थी जिससे ये सामने वाले को डरा सके, धमका सके कि बात मानो नहीं तो हम जो है निपटा देंगे। तो ऐसा कुछ इसके पास पावर नहीं था, कोई वीटो पावर नहीं था। और 1931 में जापान ने चीन का एक मंचूरिया क्षेत्र था, इस पर आक्रमण कर दिया और आक्रमण करके मंचूरिया को अपने कब्जे में कर लिया। 1931 की बात कर रहा हूं भाई, लीग ऑफ नेशन बन गया, देखो फिर भी जो है हर बात पे लड़ाई झगड़ा आक्रमण ये सब हो रहा है ना, जबकि ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। तो जापान जैसे जो सक्षम देश थे, ये देश जो है आक्रमण कर रहे थे, मान ही नहीं रहे थे बात लीग ऑफ नेशन की, बोले होगा जो होगा देखा जाएगा, है? तो इस चलते जो है शांति स्थापित होगी। तो इसी प्रकार जैसे ही मंचूरिया पर आक्रमण किया तो जर्मनी ने भी बोला मौका अच्छा है, अब कूदो युद्ध में, है ना, बदला लेने का मौका आ रहा है। तो यहां पर जर्मनी ने इथोपिया पर कब्जा कर लिया। धीरे धीरे सभी राष्ट्र साम्राज्य को विस्तार करने में लग गए कि मौका देखे कि वो कूद गया तो हम भी कूदे, है ना, वो छीनेगा तो हमको भी छीनना है। तो इस वजह से साम्राज्यवाद को स्थापित करने के लिए एक दूसरे राष्ट्रों के प्रति युद्ध करना प्रारंभ हो गया, लड़ना मरना चालू हो गया। लीग ऑफ नेशन की कोई सुनने को तैयार नहीं, और इन सभी कारणों से गतिविधि क्या हुई, इन सभी कारणों से सेकेंड वर्ल्ड वॉर की परिस्थिति बनने की सिचुएशन आ गई। सब कूदने लगे युद्ध में, अब गुटबाजी तो होगी ना, और यही गुटबाजी के चलते अब क्या होगा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू होने वाला है। अब इसके बाद क्या हुआ, देखिए याद रखिएगा सब चीजें, फैक्ट बहुत ही, अगर आप मेंस में भी अगर कभी इसके बारे में डिटेल्स देनी हो तो ये आपको सारे एग्जांपल्स देने पड़ेंगे, ठीक है। बाकी फैक्ट के लिए तो आपको हर जगह आपको फैक्ट ही फैक्ट मिलेंगे। इसके बाद 1929 में आर्थिक मंदी हुई थी, ग्लोबल रिसेशन हुआ था, मंदी, और ऐसी मंदी कि 1930 में जो मंदी हुई, विश्व स्तर पर जो मंदी हुई, जिसके कारण यूरोप और एशिया महाद्वीप में इसका सबसे ज्यादा घातक प्रभाव पड़ा। क्या प्रभाव है, इस आर्थिक मंदी ने अलग अलग तरीके से सब पर अपना प्रभाव डाला, अलग अलग तरीके से। जैसे अगर हम बात करें यूरोप, तो यूरोप की जो अधिकांश राजनीतिक शक्तियां थी, बड़े बड़े देश, जैसे कौन से देश, जर्मनी, इटली, स्पेन, ये जो देश थे तानाशाही देश, कौन से देश, तानाशाही देश, और जो क्या चाहते थे, साम्राज्यवाद चाहते थे। क्या चाहते थे, साम्राज्य, छीना छप्पी चाहते थे। तो इटली, जर्मनी, स्पेन जैसे जो भी तानाशाही और साम्राज्यवादी देश थे, इन सरकारों ने आर्थिक संकट के कारण साम्राज्यवाद को विस्तार करने और
अन्य संसाधन संपन्न देश जो थे, जापान, एशिया और प्रशांत क्षेत्रों पर इस पर अपना नियंत्रण स्थापित करने के लिए ये तैयार हो गए। मौके का फायदा उठाया इन देशों ने कि आर्थिक मंदी अच्छी चल रही है और इसी वजह से अब इन लोगों ने क्या किया, जो संपन्न देश हैं, इन संपन्न देशों पर अपना नियंत्रण स्थापित करना है, ऊपर से जर्मनी को बदला लेना है, बदला छोड़ने का। तो अब यहां पर बदला लेने का मौका आ रहा है। तो ये आर्थिक मंदी भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एक कारण बनने वाली है। लीग ऑफ नेशन की असफलता का एक कारण ये भी कहलाएगा। और इसी विचारधारा मतलब साम्राज्यवादी विचारधारा ने लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्थापित करने और साम्राज्यवाद को रोकने के लिए अत्यधिक बढ़ावा दिया। तो ये आपका लीग ऑफ नेशन, आर्थिक मंदी भी एक लीग ऑफ नेशन के असफलता का कारण रही। इसके बाद और देखें हम यूरोपीय गुटबंदी। क्या है ये यूरोपीय गुटबंदी? सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एक कारण था गुटबंदी। क्या? गुटबंदी। मैं देखिए अभी तक हमने आपको क्या बताया, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में बताया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद पेरिस की संधि में 5 संधि हुई, जिसमें से वर्साई की संधि हुई। वर्साई की संधि के अंतर्गत क्या हुआ, लीग ऑफ नेशन बना। लीग ऑफ नेशन के बाद क्या हुआ, लीग ऑफ नेशन की असफलता हुई। तो असफलता के हमने कारण जाने और ये सब लीग ऑफ नेशन की असफलता के कारण ही है। दोस्तों सेकेंड वर्ल्ड वॉर का होना ही लीग ऑफ नेशन के असफलता का सबसे बड़ा कारण है। समझ रहे हैं? सेकेंड वर्ल्ड वॉर का होना ही लीग ऑफ नेशन की असफलता का सबसे बड़ा कारण है। तो लीग ऑफ नेशन की असफलता का कारण बोलो या फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर का होना बोलो, दोनों एक ही चीजें हैं, ठीक है। तो यहां पर इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर के होने का एक कारण या लीग ऑफ नेशन की असफलता का एक कारण क्या था, यूरोप की गुटबंदी। इस समय का मतलब ये जो आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले का जो टाइम चल रहा था 1930 के आसपास, इस समय एक गुट दूसरे गुट से अपनी शक्तियों को अधिक बढ़ाने के लिए कई गुप्त संधियां करने लगा। यहां पर गुटबाजी चलने लगी और हर एक देश क्या हुआ, हर एक देश दूसरे देश से सीक्रेटली जो है ट्रीटी करने लगा, गुप्त संधियां करने लगा। यार वो मौका देखेगा ना, वो अगर हमारे साथ आक्रमण करता है ना तो तुम हमारे साथ मिल जाना, हम तुम्हारे साथ मिल जाएंगे। और ये ऐसी संधियां थी जिसके बारे में किसी तीसरे को पता नहीं होता था। तो ऐसी गुप्त संधियां होने लगी और ये गुप्त संधियां जिसके कारण ये जो यूरोप था ये दो गुटों में फिर से बढ़ गया। देखो फिर से गुटबाजी होने लगी, पहला विश्व युद्ध हुआ गुटबाजी कारण, फिर से यहाँ पर गुटबाजी होने लगी और यहाँ पर फिर से ये जो है गुट बन गया। और इसमें पहले गुट का नेतृत्व जर्मनी कर रहा था। देखो फिर से जर्मनी आ गया, पहले में तबाह हुआ, अब देखो तबाही का बदला लेने के लिए आ गया। तो पहले गुट में जर्मनी था और दूसरे गुट का नेतृत्व कौन कर रहा था, फ्रांस, क्योंकि पूरा का पूरा कोयला क्षेत्र पे कब्जा कौन कर लिया था, जर्मनी की, फ्रांस से ये कर लिया रहा है। तो एकदम खौरिया रहा है जर्मनी, है ना, बिल्कुल बहुत तेज। अब यहां पर जो पहला गुट था जर्मनी वाला, इसमें जर्मनी, इटली, जापान, इनने मिलकर के एक ग्रुप बनाया जिसे कहते हैं धुरी राष्ट्र का ग्रुप। कौन सा ग्रुप, धुरी राष्ट्र का ग्रुप। दूसरा ग्रुप कौन सा है भाई, फ्रांस, अमेरिका और सोवियत संघ, जिसे आज हम क्या कहते हैं, रूस कहते हैं। तो इन लोगों ने मिलकर के एक दूसरा ग्रुप बनाया। तो पहला ग्रुप कौन सा था, पहला ग्रुप था आपका धुरी राष्ट्र और दूसरा ग्रुप कौन सा था भैया, दूसरा ग्रुप था जिसे हम कहते हैं क्या, पहला आपका ये जर्मनी वाला और दूसरा जो ग्रुप है जिसे हम कहेंगे मित्र राष्ट्र। तो ये मित्र राष्ट्र तो पहले से ही था, है ना, बस वही मित्र राष्ट्र। तो मित्र राष्ट्र के देश भी देखो वही है ना, वही देश है। अब देखिए यहां पर जो पहला गुट है जर्मनी, इटली और जापान, ये धुरी राष्ट्र है। पहले क्या था, पहले जर्मनी वाला जो ग्रुप था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, उसे केंद्रीय शक्ति ग्रुप कहा गया था, सेंट्रल पावर कंट्रीज का ग्रुप कहा गया। इस बार इसका नाम क्या हो गया, धुरी राष्ट्र हो गया। बाकी मित्र राष्ट्र पहले भी था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी मित्र राष्ट्र ही है, ठीक है। तो ये आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर की कहानी यहां से शुरू हुई, ग्रुप बन गए। गुट बनने के बाद 1939 से 1945 तक ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला और इस वर्ल्ड वॉर के ने ऐसी तबाही मचाई कि शायद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से कहीं ज्यादा तबाहियां मची। और ये जो वर्ल्ड वॉर हुआ, इस वर्ल्ड वॉर की समाप्ति कैसे हुई, इस वर्ल्ड वॉर की समाप्ति भी अमेरिका की वजह से हुई। और जैसे ये वर्ल्ड वॉर हुआ, इस वर्ल्ड वॉर के होने का फाइनली अब ये कह सकते हैं हम कि लीग ऑफ नेशन भैया किसी काम का नहीं, बेकार, उठा के फेंक दो इसको। और इसी वजह से लीग ऑफ नेशन जब असफल रहा तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त कैसे हुआ, आपको पता होगा कि अमेरिका ने जापान, जो कि बहुत कूद रहा था, है ना, आगे बढ़ा जा रहा था, तो जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी में अमेरिका ने परमाणु बम गिरा दिया था 6 अगस्त 1945
6 अगस्त 1945 में गिराया था हिरोशिमा में। परमाणु बम का नाम था लिटिल बॉय। क्या नाम था? लिटिल बॉय। और दूसरा था कौन सा? दूसरा 9 अगस्त को गिराया 3 दिन बाद नागासाकी में, जिसका नाम था क्या? फैट मैन। तो यहां पर लिटिल बॉय और फैट मैन नाम के 2 परमाणु बम अमेरिका ने जापान पर गिराए, हिरोशिमा और नागासाकी में। इतनी ऐसी खतरनाक तबाही कि आज भी वहां पर लोग विकलांग, बच्चे विकलांग पैदा हो रहे हैं, आज भी उसका प्रभाव देखने को मिल रहा है। और इस वजह से यहां ये इस परमाणु बम की वजह से फिर से ये क्या हो गए? बदला लिए ना, तो बदला लेने के चलते जो है फिर से तबाह हो गए। ये युद्ध क्या हुआ? ये युद्ध समाप्त हुआ। अब यहां पर ये युद्ध समाप्त तो हो गया, लेकिन भैया ऐसे युद्ध अब ना हो, क्योंकि अगर तीसरा विश्व युद्ध होने पाया तो ऐसा समझ लो कि चौथा विश्व युद्ध लाठी डंडा से लड़ेंगे, क्योंकि कुछ बचवा ना करेगा। तो अब यहां पर फिर से इस वैश्विक शांति को स्थापित करने के लिए, इस वैश्विक शांति को स्थापित करने के लिए आगे आया अमेरिका। और अमेरिका के राष्ट्रपति अब कौन? अब है अमेरिका के राष्ट्रपति कौन यार? पहले राष्ट्रपति थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में वुडरो विल्सन, और अब जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ इस समय राष्ट्रपति आपके फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। तो अब यहां पर फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट प्रयास करेंगे वैश्विक शांति को स्थापित करने के लिए, और इस बार मजबूत पक्का संगठन बनाना है कि लीग ऑफ नेशन तो गया, लेकिन अब लीग ऑफ नेशन का स्थान आगे चल करके कौन लेगा? लीग ऑफ नेशन का स्थान लेगा ये यूनाइटेड नेशन। तो अब दोस्तों मेरा टॉपिक होगा लीग ऑफ नेशन के बाद यूनाइटेड नेशन। तो यूनाइटेड नेशन कैसे बना, क्या है ये, इन सब पर हम आगे चर्चा करेंगे। तो दोस्तों मुझे लगता है कि आप लोग लीग ऑफ नेशन को समझ गए होंगे कि क्या है लीग ऑफ नेशन, क्या था, क्यों बना, क्या उद्देश्य थे, क्यों असफल हुआ, है ना। और अब हमारा इसमें साथ साथ मैंने आपको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्यों हुआ, क्या था, ये सारी बातें भी बताई। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के साथ इस यूनाइटेड नेशन को अगर आप जानना चाहते हैं, इसकी बेहतरीन कहानी जानना चाहते हैं, महत्वपूर्ण बिंदुओं को जानना चाहते हैं, तो मेरे अगले वीडियो को देखिए। लेकिन अगर आपको ये वीडियो देखने में आनंद आया है, मजा आया है, कुछ महत्वपूर्ण चीजें मिली हैं, तो लाइक जरूर करना यार। और इसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, सबको शेयर करो, जिससे सबको लाभ मिले। ठीक है, तो दोस्तों फिर मिलते हैं जल्द ही नए वीडियो के साथ यूनाइटेड नेशन और बाकी के और अहम मुद्दों के साथ। ठीक है, तो फिर मिलते हैं, धन्यवाद।